हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बहुत अच्छे, चंगा। उस्मानी सर भी बहुत अच्छे हैं। बच्चों, आपका जो प्यार मुझे मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बेहद खुश हूँ कि इस तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें, जिससे मुझे आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का जज्बा, हौसला मेरे अंदर आ जाए। तो बच्चों, टाइम को बिना गंवाए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। पेन और पेपर लेके आप तैयार रहें, कमर की पेटी बांध लें, अब न्यूमेरिकल्स का तूफान आने वाला है। तो इस कड़ी में हम लोग बच्चों देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के रिगार्डिंग हम लोगों ने थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियोस में अपलोड कर रखा है। बच्चों, आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वो सारा चीज़ आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उनको देखे बिना, समझे बिना ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी। तो आई डू होप आप उसको देख चुके हो। आपका जो बेहतर सा, बेहतरीन सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा टॉपिक है, वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। लेट्स स्टार्ट। इस कड़ी में हमारा पहला न्यूमेरिकल्स है, पहला प्रॉब्लम्स है, +1 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर एंड अनदर 1 कूलम चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, is brought to 1 meter above the floor. There occurs repulsion. How many people can be lifted up by the repulsive force? Each of them is 100 kg. बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक फ्लोर है, एक फ्लोर में एक चार्ज रखा हुआ है Q1, और यह है पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम का। और इस फ्लोर के जस्ट 1 मीटर एवब एक दूसरा चार्ज है, वो भी प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि जब सिमिलर नेचर के चार्ज होता है तो रिपल्सन होता है। ऑब्वियसली इन दोनों चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन होगा। अब जो एक चार्ज ऊपर में है वो तो फ्री है, और नीचे जो फ्लोर में चार्ज है वो दैट इज फिक्स्ड है। अब इन दोनों में अगर रिपल्सन होगा तो जाहिर है कि ये जो चार्ज है ये ऊपर की तरफ भागना चाहेगा। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच, दोनों चार्जेस के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, वह रिपल्सिव फोर्स कितने आदमी को लिफ्ट कर सकता है, ऊपर उठा सकता है। जबकि हर एक आदमी का, हर एक व्यक्ति का, पीपल का जो मास है वो 100 kg है। यानी 100 kg मास का अगर एक पीपल है तो कितने पीपल को ये रिपल्सिव फोर्स उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, उठाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच जो कूलम फोर्स है, वो कूलम फोर्स कितना होगा। तो वो कूलम फोर्स हो जाएगा बच्चों Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स है, वो रिपल्सिव फोर्स कितने आदमी को लिफ्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग वेट ऑफ 1 पर्सन की बात करते हैं। 1 पर्सन, एक आदमी का वेट कितना होगा, उसको हम लोग mg कहते हैं। एक आदमी के वेट को हम लोग mg कहते हैं। कितना आदमी है, कितना पर्सन है, कितना पीपल है, हमें नहीं पता, तो हम यहाँ नंबर ऑफ पीपल मान लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल मान लेते हैं n। अब टोटल वेट हमारा कितना हो जाएगा? टोटल वेट कितना हो जाएगा? एक पर्सन का वेट है mg, हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन n है, तो टोटल पर्सन का वेट हो गया mg इंटू n, यानी इतना वेट हो रहा है n पर्सन का। अब इतना वेट अगर है तो इस वेट को लिफ्ट करेगा हमारा ये रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वल करते हैं, यहाँ mg इंटू n, और यहाँ हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन R²। हमें नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, हाउ मेनी पर्सन्स विल बी लिफ्टेड अप, दैट इज n निकालना है। तो ये हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन R², और ये mg हमारा नीचे आ जाएगा। अब ये सारे वैल्यूज को हम लोग
पुट करके इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें k का वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ और जो चार्जेस है हमारा 1 कूलम है, SI यूनिट में है, R 1 मीटर है, 1 स्क्वायर हो गया, और M है एक आदमी का मास, M बोले तो मास 100 kg है। और यहाँ पे G का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों होता यह है कि मोस्टली न्यूमेरिकल्स में फॉर द कन्वीनियंस सुविधा के लिए G का वैल्यू हम लोग राउंड ऑफ 10 लेते हैं, अदरवाइज G का वैल्यू 9.8 लेने का ज़्यादा परंपरा है, बट राउंड ऑफ में बिल्कुल राउंड फिगर में हम लोग जो है उसको 10 लेते हैं। अब इस तरह से इतने वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो अब हमारे पास जो कैलकुलेशन वैल्यू आ रहा है उस कैलकुलेटिव वैल्यू को हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा आ गया, यहाँ पे 9 है और यहाँ 10⁹ है। अब यहाँ पे 100 और ये 10 इन को मिला देंगे 1000 यानी 10⁻3, उसको ऊपर लिफ्ट करते हैं तो 10 पावर हो जाएगा -3, यानी ये हो गया 9 × 10⁻9 और -3 यानी 6, यानी इतने पर्सन को, इतने आदमियों को ये रिपल्सिव फोर्स ऊपर की तरफ उठा लेगा। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा आता है, नेक्स्ट दिया हुआ पॉइंट चार्ज -q revolves in circular path of radius r around a fixed point charge q. The time period of the revolution is, कह रहा है कोई एक चार्ज है और वो चार्ज -q है और वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सेंटर में उस सर्कुलर पाथ का चार्ज है q और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है r। तो बच्चों हम लोग इसको थोड़ा सा स्केच आउट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। मान लेते ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, लेट्स ड्रॉ द सर्कुलर पाथ। ये हमारा सर्कुलर पाथ है। अब इस सर्कुलर पाथ के सेंटर में ये +q कैपिटल Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अंडरस्टूड है, और इसका रेडियस है r, और यहाँ पे -q चार्ज ये रिवॉल्व करता है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ वेलोसिटी होगा इसका v और उसका रेडियस मेंशन है ऑलरेडी r। अब कह रहा है इसका टाइम पीरियड निकालना है, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब एक फुल रोटेशन में वो कितना टाइम कवर करेगा, कितना टाइम लगेगा, वो टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये -q चार्ज अगर ये रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी बॉडी अगर किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब है कि देयर एक्ट्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है कौन? ये जो कैपिटल Q चार्ज है, ये Q चार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इसको। ये सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है। यही सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इस बॉडी के अंदर, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इस बॉडी के अंदर सर्कुलर मोशन करने की एक कैपेसिटी आ जाता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये दोनों के बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स लगने का काम कौन कर रहा है। तो दोनों के बीच सेंट्रीपिटल फोर्स लगने का काम जो है वो कूलम फोर्स कर रहा है हमारा, और वो कूलम फोर्स बच्चों हम लोग जानते हैं ये होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे K है और Q1 अब यहाँ कैपिटल Q मान लेते हैं, और Q2 को हमने स्मॉल q लिया अपॉन r², रेडियस यहाँ r मेंशन है। तो बच्चों कूलम फोर्स में चार्ज का जो साइन नहीं आता है, तो हम लोग यहाँ साइन नहीं दिया, केवल केवल q लिखा, -q नहीं, उसका मोड या उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स एक्ट कर रहा है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन रेडियस, mv² अपॉन r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, mv² अपॉन r। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, v² को यहाँ पे रखते हुए अब ये वैल्यूज को यहाँ थोड़ा कैंसिल करते हैं, ये r और ये r² में एक r कैंसिल आउट हो जाता है। तो v² हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन m, उस बॉडी का मास m। अब यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी से इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड बच्चों हम लोग जानते हैं, जैसे टाइम पीरियड जो होता है, यानी ये पूरा अगर ये रोटेट कर लेता है, चक्कर अगर लगा लेता है,
तो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक चक्कर लगाने में यानी कितना डिस्टेंस कवर करें एक चक्कर में, जो उनका सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस हमारा कितना होता है 2 पाई r, सरकमफेरेंस 2 पाई r होता है। अब 2 पाई r ये हमारा सरकमफेरेंस, यानी इसको हम ये यूं कहें कि ये हमारा डिस्टेंस है, और ये पूरे कवर करने में जो टाइम है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, यानी कैपिटल T कहते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर लिखते हैं तो इसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेलोसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी का वैल्यू है हमारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ जो वेलोसिटी का वैल्यू है तो इसको हटा के हम यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई r अपॉन t, चूंकि इस पे स्क्वायर है तो इस पे हमने स्क्वायर रखा, और इधर की तरफ वैल्यू हमारा k क्यू क्यू अपॉन m, और ये r भी है बच्चों, ये एक r हमारा कैंसिल होके बच गया है। तो इतना वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमें सिर्फ निकालना है यहाँ पे टाइम पीरियड यानी कैपिटल T। तो थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। स्क्वायर को यहाँ से अगर हम रिमूव करते हैं तो 2 पाई r अपॉन t हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा होल स्क्वायर रूट k क्यू क्यू अपॉन एम आर। अब यहाँ से t को लेना है हमें, तो अब यहाँ से t लेते हैं, t को इधर कर लेते हैं हम, तो t इधर की तरफ अप हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारा 2 पाई r अपॉन, ये पूरा वैल्यू डिवाइजर में चला जाएगा, डिवाइजर में जाएगा हमारा k क्यू क्यू अपॉन एम आर। अब थोड़ा सा इसको हम लोग और एक स्टेप में दिखा देते हैं। आगे कुछ रहा नहीं बच्चों, इसको आप खुद भी कर सकते हो, कुछ है नहीं, हमारा टाइम पीरियड ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे तो t की बात हो जाएगी 2 पाई r, और ये जो वैल्यू है हमारा mr, ये mr ऊपर चला जाएगा, तो mr यहाँ पे ऊपर आ गया, एंड डिवाइडेड अपॉन यहाँ पे हो जाएगा k क्यू क्यू दिस स्क्वायर रूट। तो टाइम पीरियड का वैल्यू हमारा इतना आ रहा है, यानी उस बॉडी को, उस चार्ज को अगर यहाँ पे घूमना है, रोटेट करना है, चक्कर लगाना है, तो उस बॉडी का जो टाइम पीरियड होगा एक फुल रोटेशन लगाने में इतना टाइम कवर होगा, इतना टाइम उसको कवर करने में इतना टाइम उसको लगेगा। दिस इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन बाय द चार्ज माइनस क्यू अबाउट दिस वेरी प्लस क्यू चार्ज। तो बच्चों ये हमारा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है बच्चों, 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ 10 ग्राम कैरिंग विद सिमिलर चार्ज of 0.2 microcoulomb are in equilibrium at a distance of 0.1 meter on a rough table. The coefficient of friction between the table and block is, यानी coefficient of friction जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास बच्चों 2 ब्लॉक है, 2 गुटका है, और ये दोनों गुटके का जो मास है वो 10 ग्राम ईच है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से कंसीडर करते हैं। मान लिया हमारे पास एक रफ टेबल है, और इस रफ टेबल के ऊपर में हमारे पास 2 ब्लॉक है। एक ब्लॉक को हमने यहाँ मान लिया, और एक दूसरा ब्लॉक ले लेते हैं यहाँ पे। ये 2 ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक का मास मेंशन है। इसका मास m1 ले लेते हैं, ये है 10 ग्राम, और इसका भी मास ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं, इसको भी हम बोल रहे हैं 10 ग्राम। और दोनों में चार्ज ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, दोनों में चार्ज है 0.2 माइक्रोकूलम, इसमें भी 0.2 माइक्रोकूलम। ये दोनों ब्लॉक में ये चार्ज है, दोनों का इतना मास है, और ये दोनों के बीच जो अभी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेंशन है r = 0.1 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे जो चार्ज मेंशन करा है इसमें दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है। ऑब्वियसली दोनों चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा।
अब दोनों चार्ज में अगर रिपल्सन होगा तो इसमें रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा और इसमें रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। अब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा, और चूंकि ये दोनों ही ब्लॉक एक टेबल में रखा हुआ है जो रफ है। रफ का मतलब है ये जो हमारा ब्लॉक है और टेबल, इन दोनों के सरफेस में फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, जिसके वजह कर ये ब्लॉक आगे नहीं खिसक पाएगा। तो अब हमको ये देखना है कि इन दोनों पे जो एक फोर्स लगता है कूलम फोर्स F रिपल्सिव, अब ये दोनों एक दूसरे से रिपेल नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह यह है कि जब वो रिपेल करना चाह रहा है, खिसकना चाह रहा होगा, तो ये जो हमारा रफ टेबल है और ये गुटका है, ब्लॉक है, इनके सरफेस के बीच में एक इनविजिबल फोर्स, एक रेजिस्टिव फोर्स, जिसको हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन भी कहते हैं, आपने इसको 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है जस्ट इसके मूवमेंट का अपोजिट में काम करता है, इसको स्मॉल f से लिखते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि अगर ये गुटका ये इक्विलिब्रियम में रहना है, इसको खिसकना नहीं है, तो जितना इसका रिपल्सिव फोर्स लगेगा कूलम फोर्स, उतना ही यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगना चाहिए। इसका मतलब है एट इक्विलिब्रियम, अगर ये गुटका हमारा यहाँ से खिसक नहीं रहा है तो हम लोग बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम में, समतुल्य अवस्था में, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज F, ये इस कैपिटल F यानी कूलम फोर्स ऑफ रिपल्सन के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे गुटका का जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना होगा, तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ फ्रिक्शन का। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को अभी फ्रिक्शन दिमाग में नहीं रहा होगा। तो बच्चों आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा क्लास 11th में कि कोई बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल टेबल में रखा है और इस पर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स F लगाया और ये नहीं जा रहा है, नहीं खिसक रहा है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो बॉडी है, इनका सरफेस और ये जिस टेबल पे रखा हुआ है फ्लोर पे, उनके बीच एक अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है। यही अपोजिंग फोर्स इस बॉडी को यहाँ पे खिसकने नहीं दे रहा है। तो अब सवाल है कि दिस वेरी अपोजिंग फोर्स का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है। तो कह रहा है कि इस बॉडी का कुछ मास तो होगा m, और इसका वेट mg किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। तो इस बॉडी का जो वेट है, वेट दैट इज फोर्स, वेट फोर्स होता है। तो ये बॉडी इस सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा है mg। और जब न्यूटन साहब कहते हैं कि जब किसी भी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, प्रोवाइडेड दैट कोई रेजिस्टिव फोर्स, अपोजिंग फोर्स काम नहीं करे। तो अगर इस बॉडी में अगर हम कहें कि वेट इज ए फोर्स, अगर एक फोर्स लग रहा है तो इस बॉडी को नीचे आना चाहिए था। अगर नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि ये जो हमारा टेबल है, सरफेस है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोकने का काम कर रहा है। तो ये टेबल जो इस बॉडी पे फोर्स लगाएगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन में आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ दिया हुआ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन का R का। अब इसको अगर हम लोग इक्वल करते हैं तो सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये म्यू लग गया और ये म्यू R हो गया, और फिर हम लोग म्यू R बिल्कुल इक्वल किसका, mg का है, कि जितना फोर्स डाउनवर्ड लगता है उसका वेट इसको बिल्कुल इक्वल, यहाँ पे उसका जो फोर्स ऑफ रिएक्शनरी फोर्स या रिएक्शन जो लग रहा है इस सरफेस के द्वारा, उसको फोर्स ऑफ रिएक्शन R उसके इक्वल है। तो इस mg के इक्वल कर रहा है काम, इसका मतलब है R का वैल्यू यहाँ पे mg लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो ये वैल्यू आ गया, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया हमारा म्यू mg, और इधर की तरफ जो हमारा फोर्स है, ये सारे डेटास को हम देखते हुए सारे वैल्यूज को बैठा देंगे। फर्दर अभी यहाँ पे हम लिखते हैं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। हम लोगों को यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए जो हम लोगों ने यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया हमारा, इसका वैल्यू हमें डिराइव करना है। तो ये म्यू हो जाएगा k q1 q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा mg नीचे आ जाएगा। ये सारे वैल्यूज को हम रख करके यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन है जो आप खुद भी कर सकते हो बच्चे। k का वैल्यू यहाँ पे है 9 × 10⁹
एंड Q1 Q2 ये वैल्यू जो है माइक्रो कूलम में दिया हुआ है। तो ये 0.2 माइक्रो कूलम, अगर माइक्रो को हटा देंगे तो हमारे पास कूलम रह जाएगा जो SI यूनिट है। तो बच्चों यहाँ पे प्रीफिक्सेस कुछ पढ़ा होगा आपने 11th में, योटा, जेटा, एक्सापेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो, जेप्टो, एक्टो, वो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो माइक्रो है, ये माइक्रो आता है हमारा 10⁻⁻⁶। फिर फर्दर हमारा Q2 है, दिस इज ऑल्सो 0.2 एंड माइक्रो लगा हुआ है तो इसको हम 10⁻⁻⁶ करेंगे। सारा SI में आ गया हमारा, K का वैल्यू रखा हमने, Q1 Q2 रखा एंड होल डिवाइडेड अपॉन यहाँ पे R है, R का वैल्यू यहाँ पे 0.1 है और उस पे स्क्वायर है तो 0.1 कर दिया 2 बार। उसके बाद यहाँ पे हमारा M है, M मास दिया हुआ हमारा 10 ग्राम में, 10 ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम को हमें केजी बनाना पड़ेगा बच्चों। चूंकि यहाँ हमारे पास जितने भी फिगर्स हमने लिया डेटा यहाँ पे सब के सब SI यूनिट में है। कोई भी न्यूमेरिकल्स में हम लोग जो वैल्यू सेट करते हैं, लेते हैं, तो वो वैल्यू हमारा सेम SI यूनिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ग्राम में रख दिया, किसी को जो CGS यूनिट है किसी को SI में रखा। तो यहाँ पे M का वैल्यू 10 ग्राम है तो M का वैल्यू 10 ग्राम को हम केजी बनाएंगे तो 10⁻⁻³ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये केजी हो गया। और G का राउंड फिगर में हम लोग यहाँ पे 10 लेते हैं। तो ये सारे डाटा हमारे पास है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन में जाना है बच्चों, तो आप चाहो तो इसको आप पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको हिंट में कर देता हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी सॉल्व है तो आप उसको ट्रिकी सॉल्व से कम टाइम में कैसे करोगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.2 डेसिमल एक डिजिट के बाद यहाँ है और यहाँ भी एक डिजिट के बाद है, वही चीज़ हमारे पास नीचे भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 जा 4 हो जाएगा और 9 एक फिगर हमारे पास है, इसको ले लिया हमने। अब नीचे हमें देखना, अब यहाँ पे 10 को छोड़ करके बाकी सारे वैल्यूज को अगर हम देखें तो उसको हमने एक तरफ कर लिया। हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू था 9 और यहाँ पे 0.2। अब ये 0.2 का हमने डेसिमल हटा दिया इस 0.1 से। तो ये जब डेसिमल हमारा हट गया तो इसका काम ऑलरेडी खत्म हो गया। तो हमारे पास यहाँ 1 रह गया, 1 × 1 ही होगा, कोई उसका फिगर का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका मतलब 2 जा 4 और यहाँ पे हमारा 9 हो गया। अब हम 10 का काम करते हैं बच्चों। तो 10 के काम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो 10 का यहाँ पावर हमारे पास 9 है, तो 10 पावर ये 9 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 10 का पावर -6, 10 पावर -6 दोनों को मिलाएंगे तो 10 पावर -12, तो यहाँ हो गया -12। उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 10 है, ये 10 है, 10 स्क्वायर हो गया और यहाँ 10 पावर -3 यानी 10 स्क्वायर हमारे पास है और इसी के बाजू में 10 पावर -3 है। इसको पावर्स को अगर हम लोग एडअप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 10 पावर -1। या नीचे हमारे पास 10 पावर -1 है, इसको आप करेंगे 10 पावर +1 हो जाएगा, जिसको हम 10 कहते हैं। तो इसका मतलब है ऊपर ले आएंगे 10 और आएगा यानी 10 पावर 1 यानी +1 यहाँ हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 4 जा 36। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, 10 ये 9 + 1 10 10 -12 -2 हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा इस पावर को अगर हटाना चाहेंगे 10 पावर -2 को, तो बच्चों 2 डिजिट हम इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ इसको हम लोग प्रोसीड कर देंगे। तो अब यहाँ पे 2 डिजिट करेंगे यानी 6 है और 3 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 36 यानी म्यू का वैल्यू हमारा हो गया 0.36। हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को सॉल्व कर लिया। बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। दिस इज बिकॉज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू जो हम लेते हैं तो हम वहाँ देखते हैं अगर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है तो स्वतः ऑटोमेटिकली उसका यूनिट और डायमेंशन दोनों कैंसिल हो जाता है। तो ये म्यू जो है ये सिमिलर क्वांटिटी का
रेशियो है, इसलिए ये मिनट लेस हो जाता है। थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये कैसे होता है सिमिलर क्वांटिटी का। बहुत बच्चे को ये कंफ्यूज हो सकता है कि ये चीज़ हमने पढ़ा है याद नहीं है। अभी हमने कहा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू हमने क्या रखा, म्यू एम जी, यही रखा था। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन यहाँ एम जी हो गया, तो हमारे पास इधर क्या रह गया, म्यू रह गया। ये कोई भी फोर्स हो, फोर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन हो जाता है। और एम जी को जिसको हम भार कहते हैं, वेट कहते हैं, दैट इज ऑल्सो फोर्स। एम जी जो हमारा वेट होता है, जिसको हम वेट कहते हैं, वेट इनफैक्ट इट इज ए फोर्स, ये फोर्स होता है। और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब सवाल है कि वेट फोर्स कैसे है, तो आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ रखा होगा कि फोर्स का जो वैल्यू होता है ये होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो बच्चों यहाँ पे उस पार्टिकल का मास अगर यहाँ पे m है और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g रख दिया, तो ये हमारा फिगर में ये फॉर्मूला सूट करता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट्स वाई ये फोर्स है। यानी वेट जो होता है हमारा वो फोर्स होता है। दिस इज फोर्स एंड दिस इज ऑल्सो फोर्स, तो दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी म्यू हमारा यूनिट लेस होता है। दिस इज यूनिट लेस एज वेल एज इट इज डायमेंशन लेस। जो यूनिट लेस होगा ये डायमेंशन लेस, डायमेंशन इसका नहीं होता है। तो बच्चों आज का हमारा जो ये क्लास हुआ, जो हमारा लेक्चर हुआ, वीडियो हुआ, इसको आप अगर देख रहे हो तो मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि इससे पहले मैंने जो रिगार्डिंग कूलम्स लॉ जो वीडियो हमने अपलोड कर रखा है उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को बनाते हो तो इससे पहले आपके थ्योरीज एंड आइडियाज़, जिसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी के साथ अगर आप इसको टच करोगे, हमारे इस सेक्शन को टच करोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। कुछ चीज़ जो कंसर्न है वो क्लास 11 से जुड़ा हुआ रहता है, आपको यहाँ पे जहन से, दिमाग से वो चीज़ मतलब कि नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, स्केप कर चुका है, आपको रिकॉल करना पड़ेगा, ड्यूरिंग सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। तो मैं वो चीज़ को बता दूंगा कि ये टॉपिक हमारा जो आया इस कूलम्स लॉ पे, जो हमारा न्यूमेरिकल्स है, इस टॉपिक में जो कुछ चीज़ आ गया जो कि हमारा यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं होने का मतलब है कि ये टॉपिक हमारा 11th में हो चुका है, तो उसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर दूंगा, उसको रिकॉल कर दूंगा, सो दैट कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आप अपना प्यार इसने इस तरह से बना के रखे, हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं पूरे 12th सिलेबस का मैं ये मेरा कमिटमेंट है, आई एम कमिटेड टू फुलफिल माई प्रॉमिस। मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए 100% कमिटेड हूँ कि मैं आपको क्लास 12th का जो मेरा क्लासेस शुरू हो चुका है, सारे जो सिलेबस है, इंटायर सिलेबस का एक एक यूनिट को मैं क्लियर करते हुए आपको लेके जाऊंगा। एंड आफ्टर दैट उस यूनिट के उस थ्योरी, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद उस पर फिर जो न्यूमेरिकल्स होता है मैं उसको क्लियर करता जाऊंगा। तो इस तरह से हमारा आज का ये सेशन यहाँ तक एंड होता है। आपका दिन शुभ हो। आप इस तरह से मेरे साथ जो एक अटैचमेंट आपने रखा है, एक प्यार दे रहे हैं मुझे अच्छे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तो मुझे बहुत ज़्यादा हौसला हो रहा है, जिससे मैं आपके लिए और भी बेहतर करूंगा और इससे बेहतर करने की और कोशिश करूंगा। और स्पेशली जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ आप कंफ्यूज करते हो, नीट के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो सारा चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।